हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है आशुतोष और हम डिस्कशन कर रहे हैं आरएसी सब्जेक्ट का, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 को हमने थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट किए थे। लगभग 2 से 3 क्लासेस लगेंगी आपको ये न्यूमेरिकल कवर करने में, लेकिन न्यूमेरिकल से घबराना आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले आप फॉर्मूला शीट तैयार करेंगे, जिसमें पूरी यूनिट के फॉर्मूला जो होंगे वो लिखेंगे हर एक यूनिट के लिए। पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। ये आपके यूनिट नंबर 1 के सारे फॉर्मूले हैं। दिस इज बेल कोलमैन साइकिल, उसका पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम। सीओपी का फॉर्मूला हम हमेशा ये लगाएंगे, आर ई अपॉन डब्ल्यू नेट, दैट इज कंप्रेशन वर्क माइनस एक्सपेंशन वर्क। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। ये पी हायर मतलब हायर प्रेशर जहां पे काम करेगा, कंप्रेसर से हम एयर को जहां तक कंप्रेस कर दे रहे हैं, दैट इज अवर हायर प्रेशर। और लोअर प्रेशर इज इवेपोरेटर का प्रेशर या कंप्रेसर की एंट्री पे जो हमें प्रेशर मिलेगा। ये हम थ्योरी में डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिवीजन के लिए, P1 इजिकल टू P4 और P2 इजिकल टू P3। ये P1 इजिकल टू P4 है P लोअर के बराबर, लोअर प्रेशर के बराबर, और हायर प्रेशर है P2 और P3 के बराबर। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के रिगार्डिंग हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था, दैट इज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इजिकल टू मास ऑफ एयर इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, मैंने आपको कहा था आपको सिर्फ डायग्राम याद होना चाहिए, फॉर्मूला का रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ ये डायग्राम कि ये हमारा बेल कोलमैन साइकिल या एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या फिर एयरक्राफ्ट साइकिल का या जूल साइकिल का या रिवर्स ब्रेटन साइकिल का, ये सभी इसी के नाम है, उनका टीएस डायग्राम है। इसमें हम देख के बता सकते हैं भाई यहाँ से कंप्रेसर वर्क आएगा, यहाँ से एक्सपेंशन वर्क आएगा, यहाँ से हीट बाहर जाएगी और यहाँ से एब्जॉर्ब्ड होगी। तो अगर ये डायग्राम हमें याद होगा ना तो हम इजीली पॉइंट्स से माइनस करेंगे। मैंने कहा कंप्रेसर वर्क बताओ, तो कंप्रेसर वर्क निकालने के लिए क्या करना है, देखिए कंप्रेसर वर्क कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है कंप्रेसर वर्क, डब्ल्यू कंप्रेसर वर्क यहाँ मिल रहा है। तो भाई क्या करेंगे, 1 से 2 तक गए, 1 से 2 तक गए कंप्रेशन करते हुए, तो H2 माइनस H1 कर दो, मतलब 2 पे एंथैल्पी माइनस 1 पे एंथैल्पी, तो आपको कंप्रेशन वर्क मिल जाएगा। हीट रिजेक्टेड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। मैंने कहा आप बताओ कितनी हीट रिजेक्ट हुई, भाई 2 से 3 की एंथैल्पी माइनस कर दो। यहाँ पे आपको एक्सपेंशन वर्क मिल रहा है, मतलब H4 माइनस H3, और यहाँ पे Q एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो H1 माइनस H4, और यहीं पे आपको मिलेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब H1 माइनस H4 पे आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, हीट रिजेक्टेड H2 माइनस H3, कंप्रेसर वर्क H2 माइनस H1 और टर्बाइन एक्सपेंशन वर्क H3 माइनस H4। ये फॉर्मूला रट्टा नहीं लगाना भाई, रट्टा नहीं लगाना, ये डायग्राम याद होगा और आपको पता होगा कौन सा प्रोसेस कौन सा है, तो आप पॉइंट्स को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कंप्रेसर वर्क, टर्बाइन वर्क और हीट रिजेक्टेड भी। किलो जूल पर केजी में आएगा तो एंथैल्पी को माइनस करेंगे। अगर हमें उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में आंसर के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हम मास ऑफ एयर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस मास ऑफ एयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट में मिल जाएगा आंसर हमें। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको। स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एयर, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर इज 1.005। कांस्टेंट वॉल्यूम की आवश्यकता शायद आपको मिनिमम ही पड़ेगी ही नहीं। आर, इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन, ये मेयर्स इक्वेशन है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं आप लोग इन्हें, ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स की हैं। आर ऑफ एयर इज, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फॉर एयर इज 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। और अगर मैं जूल पर केजी केल्विन बात करूं तो 287 केजी जूल पर केजी केल्विन, बस ये पॉइंट हटा दीजिए। एडियाबैटिक इंडेक्स इज 1.4। ठीक है, 2 फॉर्मूले नए ऐड करे हैं मैंने। वन इज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। देखिए क्या है ये भाई, कंप्रेसर मुझे माना किसी डायग्राम में, ये मेरा टीएस डायग्राम है, ये मेरा टीएस डायग्राम है, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये हो गई और एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये हो गई, और मैंने कहा मुझे 0.1 से 0.2 तक जाना है, 0.1 से 0.2 तक जाना है कंप्रेस करते हुए, यही तो होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंट्रोपी कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या आपको एंट्रोपी कांस्टेंट मिलती है, नहीं मिलती भैया। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि कोई लॉस ही नहीं हो रहा, कोई लॉस ही नहीं हो रहा। आपने जितनी पेट्रोल गाड़ी में डलवाया उसका धुआं निकला ही नहीं, सारा का सारा गाड़ी को भगाने में आ गया, तो 100% एफिशिएंसी आपने प्राप्त कर ली, लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, कुछ हीट लॉस्ट हो जाएगी रास्ते में, कुछ नुकसान होगा आपका। अगर आपने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया है तो आपको जो पावर मिलेगी वो 90 या 80 रुपए की ही मिलेगी, बाकी सब एनवायरमेंट में जाएगा। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं हो सकता। कैसा होता है एक्चुअल में प्रोसेस, होता है कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस होगा। ये है हमारा एक्चुअल प्रोसेस 1 to 2। तो मैं कहूं कि बताइए कितना कंप्रेशन वर्क मिला,
कितना कंप्रेशर वर्क मुझे देना पड़ा। अगर आइसेंट्रोपिक की बात करूं तो कंप्रेशन वर्क हुआ H2 माइनस H1, और अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो वर्क हुआ H2 डैश माइनस H1। बताओ कौन से में ज्यादा वर्क देना पड़ा। भैया इसमें ज्यादा वर्क देना पड़ा, दिख रहा है ना 2 डैश पॉइंट ऊपर है, मतलब 2 डैश का टेम्परेचर ज्यादा है, 2 डैश पॉइंट ऊपर है 2 से, तो इसमें ज्यादा वर्क देना पड़ा। मतलब एक्चुअल में किसी भी चीज को कंप्रेस करने के लिए आपको आइसेंट्रोपिक से ज्यादा वर्क देना पड़ेगा। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप। इसको याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। एफिशिएंसी हमेशा 100% से नीचे आएगी, या मैं कहूं 1 से नीचे आएगी। और 1 से नीचे कब आएगी कोई चीज, जब जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी है वो बड़ी हो, जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी है वो बड़ी हो और ऊपर जो चीज लिखी है वो छोटी हो। मैंने कहा 10/9 या मैंने कहा 10/100, बेटा कितना आएगा 0.1। और मैंने कहा 100/10, 100/10 कितना आएगा 1। इसके डिनोमिनेटर में छोटी संख्या लिखी थी, इसीलिए ये 1 से बड़ा आया। इसके डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या लिखी थी, दोनों को कंपैरिजन करो कौन सी बड़ी है। अगर बड़े वाली नीचे होगी तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। सिमिलरली आप एफिशिएंसी को याद कर सकते हैं, चाहे वो टरबाइन की एफिशिएंसी हो चाहे वो कंप्रेसर की हो, हमेशा 1 से नीचे आएगी। 1 से नीचे आने के लिए नीचे वाली संख्या को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा, मतलब ज्यादा वर्क कौन सा है एक्चुअल, तो एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है, एक्चुअल वर्क। और ऊपर कौन सा है आइसेंट्रोपिक, क्योंकि आइसेंट्रोपिक वर्क कम देना पड़ेगा। इसके अपोजिट मैं कहूं टरबाइन, भाई मैं 2 से 1 तक आया या मैं 3 से 4 तक आया, ठीक है, आइसेंट्रोपिक टरबाइन में कोई लॉस नहीं हुआ, मजे आ गए, फायदा हुआ। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होगा, नहीं। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में आपको लॉसेस मिलेंगे। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा 4 डैश, ठीक है, एक्चुअल में यही मिलेगा। तो ये जो ब्लू से दिखा रहा हूं मैं ये एक्चुअल प्रोसेस है, और ये जो पिंक कलर से है ये हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो ज्यादा कौन से में काम मिला, एक्चुअल में मिला कि इसमें। आप देखेंगे तो ये एरिया 4 डैश की वैल्यू कम है 4 से। अगर मैं 4 डैश पे टेम्परेचर निकालूं तो कुछ यहाँ आएगा, और अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो कुछ यहाँ आएगा। बताओ किसमें काम ज्यादा मिला, आइसेंट्रोपिक में। हमेशा अगर हमें काम मिलेगा तो आइसेंट्रोपिक में ज्यादा मिलेगा, अगर हमें काम देना होगा जैसे कंप्रेस कराना है तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में काम कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कम अपॉन ज्यादा, ज्यादा कौन सा काम मिलेगा, आइसेंट्रोपिक। तो भैया ज्यादा वाले को नीचे रख दो, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप नीचे आएगा, ऊपर एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप आएगा। ये याद करने का तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो भाई आप सीधा फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, मैंने ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें बेल कोलमैन साइकिल में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे, कुछ अभी करेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के, इसमें इनसे अलग कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से है बेटा, 10 नंबर का सवाल है ये, 10 मार्क्स का। और अब की बार मैं उतना एक्सप्लेन करता नहीं चलूंगा जितना लास्ट क्लास में किया था, क्योंकि मैं आपको सारे बेसिक्स समझा चुका हूं। जहां पे कोई चीज मुझे समझानी होगी वहां मैं आपको बताऊंगा, बाकी हम स्पीड में सॉल्व करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या तरीका बताया था मैंने, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर, बेल कोलमैन साइकिल रेफ्रिजरेटर। भाई सबसे पहले उसने कहा बेल कोलमैन साइकिल बना लो, जैसे ही आपने पढ़ा बेल कोलमैन, यहाँ पे बनाओ टीएस डायग्राम, दिस इज टीएस डायग्राम फॉर बेल कोलमैन साइकिल। 1 2 3 एंड दिस इज प्रोसेस 4, ठीक है, यहां तक हो गया। क्या क्या दिया है उसने, विद एयर एंटरिंग द कंप्रेसर एट 1 बार एंड -3 डिग्री सेल्सियस। एंटरिंग द कंप्रेसर, कंप्रेशन प्रोसेस कौन सा होता है, 1 to 2, 1 to 2 इज कंप्रेशन प्रोसेस, मतलब एयर एंट्रिंग। P1 दिया है हमें, पॉइंट 1 पे प्रेशर दे दिया, गिवन डेटा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या दिया है भाई, पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना बार में, 1 बार। मेरे भाई कभी भी आपको किसी भी चीज में प्रेशर दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, हम हमेशा प्रेशर लेंगे पास्कल में, टेम्परेचर लेंगे केल्विन में, और वॉल्यूम लेंगे मीटर क्यूब में, याद रखना। बार में दिया है, अब 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। भाई ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, 1 × 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर कितना दिया है, -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में दिया है, हमें किस में चाहिए होगा, केल्विन में, तो इसमें 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो, कितना आ गया 270 केल्विन आ जाएगा। T1 इज इक्वल्स टू 270 केल्विन, ठीक है। T1 पता चल गया हमें, P1 पता चल गया। कंप्रेस्ड टू 5 बार,
यहाँ पे 1 बार पे था, कंप्रेस होके कितना हो गया 5 बार, मतलब 0.2 पे प्रेशर आपको दे दिया। P2 इज इक्वल्स टू 5 बार, P2 इज इक्वल्स टू 5 बार, दैट इज 5 इंटू 10 टू की पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू की पावर 5 पास्कल। कूल्ड टू 17 डिग्री सेल्सियस, कूल्ड टू 17 डिग्री सेल्सियस मतलब जो हवा है उसको कूल करा गया, कूल करा गया मेरे भाई। यहाँ पे जो हवा है इसको कूल करा गया अप टू 17 डिग्री सेल्सियस तक। कूलिंग प्रोसेस कहाँ होता है, यहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूं आपको डायग्राम याद होना चाहिए, प्रोसेस याद होने चाहिए। यहां से यहां तक हुआ कंप्रेशन, और 2 से 3 तक क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस, हीट एक्सचेंजर के अंदर, या फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, हवा के अंदर से हीट निकाली जाती है। ठीक है, तो हमें कौन सा टेम्परेचर दिया है, T3। T3 कितना दिया है, 17 डिग्री सेल्सियस। हमें सेल्सियस से कुछ नहीं लेना, हमें तो भैया केल्विन से मतलब है। जोड़ दीजिए 273, आंसर आ जाएगा आपका 290 केल्विन। ठीक है, एंड एक्सपेंडेड पॉलीट्रोपिकली, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है स्पेशल। देखिए कभी कभी क्या होगा एग्जामिनर, कभी कभी क्या, ये आपका सवाल शायद 2019 के एग्जाम में आया हुआ है ना। एक्सपेंडेड पॉलीट्रोपिकली, भैया हम आइडियल बेल कोलमैन साइकिल में मानते हैं कि जो कंप्रेशन प्रोसेस है और जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिकली हो रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक बोल दिया है। इससे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हम बस क्या काम करेंगे, जब हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, हम जब एक्सपेंशन के लिए डील करेंगे तो हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मान लेंगे। ठीक है, क्या दिया है, प्रोसेस 3 to 4। एक्सपेंशन का होता है प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 इज पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन। जो जो डिटेल उसने दी है ये आप लिख लीजिए एक जगह, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन। और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया होगा जहां पे n की वैल्यू होगी PV की पावर 1.5 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से हमें पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ये जो पावर है दिस इज n की वैल्यू कितनी मिल गई 1.25। ये क्वेश्चन में दी गई होगी। 2 1 बार मतलब P4 दोबारा 1 पे आ गया। ठीक है भाई, क्या कहा उसने, एयर यहां से गई, इधर कूल हुई और एक्सपेंड होकर 1 बार तक आ गई, मतलब P1 इज इक्वल टू P4, P1 इज इक्वल टू P4, और ये हमें पता है P2 इज इक्वल टू P3 होता ही है। प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा, P2 P3 के बराबर होगा, P1 P4 के बराबर होगा। अच्छा भैया बस यही था। अब बताओ टुच्चा सवाल है, क्या करना है इसमें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है और वर्क इनपुट निकालना है और COP निकालनी है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जब भी बेल कोलमैन साइकिल का न्यूमेरिकल आएगा हमें कुछ नहीं करना, हमें हर एक पॉइंट पे सबसे पहले हर एक पॉइंट पे हमें टेम्परेचर निकालना है, बस आंसर अपने आप निकलते चले जाएंगे। टेम्परेचर निकालना है मेरे भाई। कौन कौन से टेम्परेचर हमें दिए हैं, देखो T1 का टेम्परेचर दिया है और हमें T3 का टेम्परेचर दिया है, हमें T2 और T4 पे टेम्परेचर निकालने हैं। और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा टेम्परेचर निकालने के लिए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वाला। प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फॉर प्रोसेस 1 to 2। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। फॉर प्रोसेस 1 to 2 क्या होगा बेटा, T हायर अपॉन T लोअर इज इक्वल्स टू P हायर अपॉन P लोअर की पावर गामा -1 अपॉन गामा। हवा है, बेल कोलमैन साइकिल है मतलब हवा के लिए गामा की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी 1.4। अब देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं दी, कहीं भी नहीं दी हवा की वैल्यू, लेकिन आपको पता होनी चाहिए हवा के लिए एडियाबैटिक इंडेक्स होता है 1.4। ठीक है, T2 कितना है, T2 तो हमें निकालना ही है। चलो T2 इज इक्वल्स टू T1 कितना है बेटा 270, तो 270 इंटू P2 की वैल्यू कितनी है, P2 इज 5 इंटू 10 टू की पावर 5, और P1 इज 1 इंटू 10 टू की पावर 5, इसकी पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4। बेटा सुंदर सा कैलकुलेटर है आपके पास, वहां से आप कैलकुलेट करिए वैल्यू। देखिए 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कट गया, ये बचा 5 की पावर 0.4 अपॉन 1.4 जब आप करेंगे 5 की पावर 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4 और इंटू करेंगे 270, तो आपकी वैल्यू आएगी 427, आपकी वैल्यू आएगी 427.63 427.63 केल्विन। आपको T2 मिल गया। चुपचाप से एक काम करो, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया, भैया T4 और निकाल लो, T4 और निकाल लो। अब यहाँ पे ट्रिक है, देखो इस क्वेश्चन में स्पेशल इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। अब बच्चे जाएंगे हाँ सर ने बताया था
T3 बटे T4 टी और P3 बटे P4 और गामा। नहीं भैया, ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। आपको क्या दिया है, एक्सपेंशन प्रोसेस कैसा दिया है, पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक, और पॉलीट्रोपिक के लिए n की वैल्यू क्या है 1.25। बस इतना करना है आपको, यहाँ पे 1.4 की जगह 1.25 रख देना, बस इतना कर देना भैया। पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन। कंप्रेशन, फिर आप कहेंगे कंप्रेशन क्यों नहीं लिया सर? भैया कंप्रेशन के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन देने वाला माई बाप है, जैसा वो बोलेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। उसने कंप्रेशन प्रोसेस को कुछ नहीं कहा तो हमने आइडियल मान लिया आइसेंट्रोपिक। उसने कहा एक्सपेंशन को पॉलीट्रोपिक लो, आपको लेना पड़ेगा, मजबूरी है। पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस इज 3 to 4। ठीक है, लगाइए फॉर्मूला। हायर कौन सा है वैल्यू, T3 हायर है। T3 बटे T4 इज इक्वल्स टू P3 बटे P4 की पावर, बेटा यहाँ पे n-1 अपॉन n आ जाएगा, n-1 अपॉन n। बस इतना ही चेंज था, यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। ठीक है, T3 की वैल्यू आपको मालूम है, T3 की वैल्यू 290 अपॉन T4 इज इक्वल्स टू, बेटा P3 की वैल्यू है 5 × 10⁵ पास्कल अपॉन 1 × 10⁵ पास्कल, एंड वैल्यू ऑफ n इज गिवन 1.25 माइनस 1 अपॉन 1.25। आपका सर अगर इसमें पॉलीट्रोपिक ना दिया होता, बस उसने ये लाइन ना लिखी होती, इतनी सी, बस इतनी लाइन ना लिखे, ये पोर्शन होता ही नहीं, तो भैया यहाँ पे भी हम 1.4 ले लेते बस। ठीक है, टेम्परेचर निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा पूरी बेल-कोलमैन साइकिल में। जब आप ये वैल्यू निकालोगे आपको वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 210.186, 210.186। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, 5 डिवाइड बाई 1 इसकी पावर 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25 और 290 डिवाइड बाई mr, दैट इज 210.186, 816 नहीं 186, 210.186 इतने केल्विन। यहां तक हमने कुछ किया क्या, एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया बस। मैंने आपको कहा था उस फॉर्मूला शीट से बाहर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, कुछ भी निकालने के लिए। और ट्रिक क्या है, बेल-कोलमैन साइकिल में जैसे आपको क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप टेम्परेचर निकाल दो। अब हमें हर पॉइंट का टेम्परेचर मिल गया, T1 T3 हमें दिया हुआ था और T2 T4 हमने निकाल लिया। भाई अब आप हमसे कुछ भी पूछ लो हम सब बता देंगे। उसने क्या पूछा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन किलो जूल पर केजी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बड़े भाई मुझे बताइए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिलता है बेल-कोलमैन साइकिल में, यहाँ पे 1 से लेके 4 तक। जब प्रोसेस 1 to 4 होता है यहाँ पे हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए भैया इज इक्वल्स टू कर दूंगा H1 माइनस H4। 0.1 की रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिलेगा, प्रोसेस 1 to 4 में, तो दोनों की एंथैल्पी को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा H1 माइनस H4। H1 इज, अच्छा वैल्यू किस में मांगी है, ये देखिए वैल्यू मांगी है किलो जूल पर केजी में, मतलब मास का झंझट खत्म, मास का झंझट खत्म। Cp T1 माइनस T4, बस मास से मल्टीप्लाई मत करो, Cp T1 माइनस T4। Cp की वैल्यू भैया देखो, Cp की वैल्यू अब इसमें नहीं दी है तो आपको पता होनी चाहिए 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन फॉर एयर, फॉर एयर इतनी होती है, ये मैंने आपको लिखाई भी है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। बेटा यूनिट लिखना ना आपको ये बता देगा कि आपका आंसर ठीक आया कि गलत आया। देखो अभी तक हमने टेम्परेचर निकाला है, बस ये काम हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, कुछ नहीं करा रहा हूं मैं, यही चीज बार बार करवा रहा हूं जिससे आपका डर खत्म हो जाए क्वेश्चन का। T1 कितना है, T1 आपने निकाल लिया, T1 की वैल्यू आपको दी हुई थी, सॉरी 270। और बड़े भाई T4 कितना है, T4 आपका है 210.186, 210.186। क्या आप ये नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते क्या इसको? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा 60.11। एक सेकंड में दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, 270 माइनस 210.186 इंटू 1.005, बेटा 60.11, 60.11 इतने किलो जूल पर केजी। आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है मेरे बच्चे, सेकंड में पूछा है वर्क इनपुट,
ध्यान रखिएगा, वर्क इनपुट पूछा है, इनपुट मतलब जो आप काम करेंगे, डब्ल्यू इन, वर्क इनपुट, काम कहां कराते हैं आप, कंप्रेशन में। कंप्रेशन कहां होता है, यहाँ कंप्रेशन यहाँ होता है 2 से 1 में, तो कर दो भाई, एंथैल्पी माइनस कर दो, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 पड़े भाई, H2 माइनस H1 मतलब Cp इंटू T2 माइनस T1। काहे में पूछा है, किलोवाट में पूछा है क्या, नहीं, किलो जूल पर केजी में। तो हमें मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मास से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा 1.005 इंटू मेरे भाई T2 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, देखिए केल्विन होता है तो इस केल्विन से केल्विन कट जाएगा तो किलो जूल पर केजी बचेगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, T2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, इट वाज 427.63 माइनस एंड T1 इज 270। बड़े भाई यहां से आपको इनपुट वर्क आएगा, वर्क इनपुट आप सोल्व करेंगे, सुंदर से सोल्व करेंगे तो वर्क इनपुट की वैल्यू आपको मिलेगी 158.41, 158.41। कितने किलो जूल पर केजी, बताओ क्या था इस सवाल में यार। इन सवालों में कुछ नहीं होता, इतने बड़े बड़े सवाल लगेंगे दिखने में कि भाई पता नहीं क्या 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 दे रखा है। भैया कुछ नहीं दे रखा, आपको ये साइकिल का डायग्राम पता होना चाहिए, इसके प्रोसेस पता होने चाहिए, इसीलिए कहता हूँ थ्योरी अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। नंबर 3, जितने अच्छे से थ्योरी पढ़ोगे उतने आसानी न्यूमेरिकल लगेंगे। सीओपी निकालनी है भैया, सीओपी क्या थी हमारी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू नेट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू नेट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने निकाला हुआ है 60.11, 60.11। डब्ल्यू नेट कितना था, कंप्रेसर माइनस डब्ल्यू कंप्रेसर माइनस डब्ल्यू एक्सपेंडर, डब्ल्यू कंप्रेसर माइनस डब्ल्यू एक्सपेंडर भैया 60.11 अपॉन कंप्रेसर वर्क कितना आया, ये आया 158.41, 158.41 माइनस एक्सपेंशन वर्क निकालना है। एक्सपेंशन कहां से कहां तक होता है, 3 से 4 तक, 3 से 4 तक कर दो, H3 माइनस H4। शाबाश मेरे शेरों, कर दो 60.11 डिवाइड बाई 158.41 माइनस Cp T3 माइनस T4। अब मेरे भाई यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं अपने आप, आई होप यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 60.11 डिवाइडेड बाई 158.41, और जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, Cp की वैल्यू 1.005 और T3 की वैल्यू रखेंगे आप, T3 की वैल्यू रखेंगे, कहाँ गया T3, T3 तो दिया था यार क्वेश्चन में 290 माइनस T4 की वैल्यू रखेंगे 210.186। मेरे भाई सीओपी आपके पास आएगी, सीओपी आपके पास आ जाएगी 0.768, 0.768। सीओपी इज कम्स आउट टू बी 0.768। बस आपका सवाल सोल्व हो गया है, मुबारक। ये बताइए क्या था इसमें सवाल में यार, टुच्चा सवाल था, टुच्चा सवाल था, एक पेज पे करा दिया मैंने आपको, 10 नंबर का टुच्चा सवाल। कुछ नहीं करना बेटा, जो दिया है वो लिखो, जो दिया है वो लिखो, ये फॉर्मूले लगाओ, हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकालो, चारों पॉइंट पे 2 पॉइंट के टेम्परेचर आपको दिए ही दिए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता टेम्परेचर ना दे। 2 पॉइंट के टेम्परेचर दिए होंगे, प्रेशर दे रखे होंगे, ये फॉर्मूला लगाओ। अगर पॉलीट्रॉपिक दिया है तो पॉलीट्रॉपिक मान लो। अभी उसने कंप्रेशर और टरबाइन के बारे में कुछ बात नहीं करी है, एफिशिएंसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात आएगी तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पॉइंट सब पे टेम्परेचर आता ही आपको सिर्फ एंथैल्पी माइनस करनी है और वैल्यू देखनी है। किलो जूल पर केजी में पूछा है तो सीधा आएगा Cp इंटू T1। अगर किलो वोल्ट में पूछ लेता तो यहाँ पे हमें कैपेसिटी दी होगी क्वेश्चन में, आप कैपेसिटी देख के भी पहचान सकते हो। क्वेश्चन में अगर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दी है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR इसमें दी है ना वैल्यू, तो आपको मास की जरूरत पड़ेगी जरूर, उसने मास पूछ रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सुंदर सुंदर सवाल बेटा छांट के लाया हूं आपके क्वेश्चंस में से ना, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस है। दीज आर क्वेश्चंस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। देखिए क्या करना है मेरे भाई, ए बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर, सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर। एक सेकंड बाबू, बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर वर्ड हमने पढ़ा और भाई हमारे मजे आ गए। बेल कोलमैन डायग्राम बनाएंगे, बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर सुनते ही हम बनाएंगे बेल कोलमैन डायग्राम। टीएस डायग्राम ज्यादातर बनाते हैं हम, मैं तो टीएस से सोल्व करता हूं।
ये हमारा टीएस डायग्राम हो गया बाबू, 1 2 0.3 और 0.4। और मैंने आपको क्या बताया है न्यूमेरिकल्स में, क्या बताया है न्यूमेरिकल्स में बड़े भाई, हम हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकालेंगे, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकालेंगे। देखो क्या क्या दिया है, प्रेशर लिमिट्स ऑफ 1.1 बार एंड 5 बार। एक हायर प्रेशर होगा, एक लोअर प्रेशर होगा। हायर प्रेशर कहाँ है, यहाँ। लोअर कहाँ है, यहाँ। जो कुछ दिया है वो लिखते चले जाओ, जो कुछ दिया है वो लिखते चले जाओ। पी हायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, पी हायर P2, और यही होगा P3 के इक्वल। यहाँ ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, पी हायर इज 5 बार, 5 बार। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा पास्कल में तो ये आ जाएगी 1 × 10⁵ पास्कल। वहीं पी लोअर दिया है, पी लोअर कितना होगा, P1 और P4 के इक्वल होगा, विच इज 1.1 बार, 1.1 बार विच इज 1.1 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, 10⁵ पास्कल। द टेम्परेचर एट द सक्शन ऑफ द कंप्रेशर, एट द सक्शन ऑफ द कंप्रेसर मतलब जहां से हवा अंदर आ रही है कंप्रेसर के अंदर, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 1। कितना दिया है मेरे भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। T1 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 + 273। अब अगर आपको थ्योरी में यही नहीं पता होगा कंप्रेसर कहां से कहां तक काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, रट्टा ही मारोगे ना। हमें तो पता है मेरे भाई, ये कंप्रेशन है, ये हीट रिजेक्शन है, ये एक्सपेंशन है, और ये कंप्रेशन, ये हीट रिजेक्शन, ये एक्सपेंशन, और ये हमारा हीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, 300 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड सक्शन टू द कंप्रेसर एंड इनलेट टू द एक्सपेंडर, मतलब एक्सपेंडर के इनलेट पे, एक्सपेंडर कहाँ है, एक्सपेंशन टरबाइन 3, यहां से यहां तक टरबाइन है, तो T3 कितना दिया है बड़े भाई, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप 37 में चुपचाप से 273 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 310 केल्विन। चलिए आगे बढ़िए। रेस्पेक्टिवली आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज मतलब उसने कहा है कि भैया ये जो कंप्रेसर और आप एक्सपेंडर बना रहे हो ना, ये एक्चुअल में इतनी एफिशिएंसी नहीं दे रहे जितनी आपने दिखा रखी है, भैया एफिशिएंसी थोड़ी कम आएगी। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर दी है और एक्सपेंडर दी है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोसेस हमारा ये होगा जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ मिलेगा 2 कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक का होगा 2 तक का, और एक्सपेंशन होगा यहाँ से यहाँ तक का 3 तक का। ये होता है आइसेंट्रोपिक। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आइसेंट्रोपिक क्या होगा कि भाई कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, हम कंप्रेस करते चले गए लेकिन एक्चुअल में लॉसेस हो रहे होंगे, तो उसने बस ये वैल्यू दे दी। एग्जामिनर यही खेलता है थोड़ा बहुत, हर एक तरीके का न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा बेटा, हर एक तरीके का। आप घबराओगे नहीं न्यूमेरिकल देख के, डरने की जरूरत नहीं है, जो उसने दिया है वो लिख लो। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज 0.80 एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज, ईटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, 0.82, एक्सपेंडर या टरबाइन की 82। ठीक है, बस इतना ही कहा है उसने। अगला उसने कहा है डिटरमाइन दी पावर इनपुट टू दी कंप्रेसर, पावर इनपुट निकालना है। पावर इनपुट मतलब कितना आप कंप्रेसर को वर्क दे रहे हो, W इनपुट। ठीक है, और ये पावर जब भी बात होगी ना बेटा, पावर अगर हमें वो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी नहीं देता, देखो उसने दे दिया, इफ द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूसेस कूलिंग एट द रेट ऑफ 50 TR, कूलिंग एट द रेट ऑफ 50 TR, अगर वो हमें ये नहीं देता तो हम पावर इनपुट निकाल देते किलो जूल पर केजी में, लेकिन उसने ये हमें दे दिया तो हमें मास की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था कि आप इससे पहचान सकते हो कि उसने ये जो हमें दिया है ना कूलिंग रेट, ये इसकी कैपेसिटी है, ये इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी दी है बेटा, ये दी है 50 TR, 50 TR। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं किलोवाट में तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी 3.1567 किलोवाट, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा, चुपचाप से आप गुणा कीजिए तो यू विल गेट 175.835, 175.835। ये कुछ काम है जो न्यूमेरिकल को देखते ही आपको करने हैं। आरसी दिया है आपको, आप उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे और जो कुछ दिया है वो लिख लेंगे। लिख लिया, चलिए अब उधेड़ना स्टार्ट करते हैं, उधेड़ना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। मैंने कहा था हम हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकालेंगे, चाहे हमसे कुछ भी पूछ रखा हो, हमसे उसने कुछ भी पूछ रखा हो, हम हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकालेंगे। अच्छा निकालिए टेम्परेचर, फटाफट निकालिए टेम्परेचर,
बेटा उसने हमसे पूछा क्या है, अच्छा सबसे पहले बताइए, पावर इनपुट पूछा है, पावर इनपुट टू दी कंप्रेसर, पावर इनपुट टू दी कंप्रेसर, कंप्रेसर बेटा पावर इनपुट होता है मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर इनटू वर्क ऑफ कंप्रेसर, मास ऑफ एयर इनटू वर्क ऑफ कंप्रेसर। मास ऑफ एयर कहां से निकलेगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की हेल्प से, मास ऑफ एयर निकलेगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की हेल्प से। और पावर ये क्या होता है, कंप्रेसर वर्क क्या होता है, कंप्रेसर वर्क कितना होगा, आप कहोगे सर कंप्रेसर वर्क होगा T2 माइनस T1, नहीं नहीं मेरे बच्चे, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, इसीलिए एक एक क्वेश्चन छांट के लाया हूं। एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस कौन सा हो रहा है, अगर वो हमें कहता, वो बस ये वर्ड ना देता, ये आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ना देता, तो हम कहते हैं ठीक है कंप्रेशन इज T2 माइनस T1, H2 माइनस H1। लेकिन अभी क्या हुआ, कंप्रेशन एक्चुअल जो हो रहा है हमारा वो ये ब्लैक वाला है, एक्चुअल कंप्रेशन। तो एक्चुअल कंप्रेशन वर्क होगा H2 डैश माइनस H1, H2 डैश माइनस H1, इसको मैं 2 डैश से दिखा रहा हूं, ठीक है, H2 डैश माइनस H1। अब P इज इक्वल्स टू m डॉट a इंटू, इसको मैं क्या लिखूंगा, Cp इंटू T2 डैश माइनस T1। T1 हमें पता है और हमें T2 डैश निकालना पड़ेगा। अब हमें इसमें किस किस वैल्यू की जरूरत है पावर निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए एक तो मास ऑफ एयर चाहिए, एक T2 डैश चाहिए, ठीक है, एक तो मास ऑफ एयर चाहिए और एक T2 डैश चाहिए। और मैंने आपको कहा था मेरे भाई इस झंझट में पड़े बिना आप चुपचाप एक काम कीजिए, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर निकालना स्टार्ट कर दीजिए, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर। सबसे पहला काम बेल कोलमैन साइकिल आते हैं, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर निकालिए। कौन कौन सा दिया है हमें, T1 और T3 दिया है, तो सबसे पहले लगाइए T1 से T2 के लिए। T1 से T2 तो आइसेंट्रोपिक है भाई, 1 से 2 डैश है एक्चुअल, लेकिन 1 से 2 तो आइसेंट्रोपिक है। प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, लगाइए T हायर अपॉन T लोअर इज इक्वल्स टू P हायर अपॉन P लोअर की पावर, बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.4 अपॉन 1.4, क्योंकि कुछ नहीं दिया है उसने, गामा वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो मुझे मानना पड़ेगा अपने आप। एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है, मैं बता बता के थक गया हूँ। T2 इज इक्वल्स टू, T1 की वैल्यू कितनी है बेटा 300 इंटू ये कितना आएगा, P2 आएगा 5 इंटू 10 टू की पावर 5, 1.1 इंटू 10 टू की पावर 5 की पावर 0.4 अपॉन 1.4। इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करो, 10 टू की पावर 5 से 10 टू की पावर 5 कट गया, तो 5 अपॉन 1.1 उसकी पावर चढ़ाइए 0.4 अपॉन 1.4, ठीक है। तो बेटा T2 आ जाएगा आपका, मैंने सोल्व कर रखा है मैंने सोल्व किया हुआ है, T2 आ जाएगा 462 पॉइंट, T2 इज 462.3815 इतने केल्विन। T2 आ गया, T2 आ गया। अब आप एक काम कीजिए, अभी कंप्रेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, आप आगे बढ़ जाओ। T3 पता है, T4 पे आ जाओ, T4 पे आ जाओ बेटा, T4 डैश होगा, दिस शुड बी T4 डैश, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ, ये होगा T4 डैश। बेटा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या होता है, एक दिन में मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता, उसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स दोबारा से पढ़नी पड़ेगी मुझसे, तभी आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, ठीक है। अब आइए प्रोसेस 3 to 4 के लिए, 3 to 4 के लिए, ये हर एक सवाल में हम रिपीट कर रहे हैं, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए ये। T3 अपॉन P4 इज इक्वल्स टू P3 अपॉन P4 की पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4। तो बेटा यहाँ से जब आप T3 की वैल्यू निकालोगे, तो T4 की वैल्यू निकालोगे, T3 की वैल्यू आ गई 310 बटे T4 इज इक्वल्स टू, दिस इज 5 इंटू 10 टू की पावर 5 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10 टू की पावर 5 की पावर 0.4 अपॉन 1.4। यहाँ से जब आप you will find the value of T4 as, you will find the value of T4 as, when you will calculate it, you will find that T4 is equals to 210.134, 210.134 इतने केल्विन, ठीक है जी। हर एक पॉइंट का टेम्परेचर निकाल लिया क्या, हाँ निकाल लिया, आइसेंट्रोपिक वालों का निकाल लिया। क्या बचा है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स का बचा है,
T2 डैश का और 4 डैश का, T2 डैश का और 4 डैश का टेम्परेचर बचा है, निकालिए। अब ये कैसे निकालें, ये कैसे निकालें भैया, इन्हीं के लिए आपको एफिशिएंसी दी गई है और मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पीछे बताया हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशर, एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के लिए जब मैं लगाऊंगा तो कम अपॉन ज्यादा, यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कम अपॉन ज्यादा। कम अपॉन ज्यादा क्या क्या मतलब, क्या कह रहे हो, कम अपॉन ज्यादा भैया, कम वर्क देना पड़े और अपॉन ज्यादा वर्क देना पड़े। कम कहां देना पड़ेगा, यहाँ आइसेंट्रोपिकली कम वर्क देना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा H2 माइनस H1, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप, बस यही मतलब था मेरा। कम अपॉन ज्यादा, कम वर्क देना पड़ेगा यहाँ आइसेंट्रोपिक पे और ज्यादा वर्क देना पड़ेगा एक्चुअल पे। इसको जब मैं रखूंगा Cp T2 माइनस Cp T1 अपॉन Cp T2 डैश माइनस Cp T1, बेटा Cp बाहर कॉमन लेके काट दो, Cp बाहर कॉमन लेके काट दोगे, ये आ जाएगा। और कंप्रेशन की एफिशिएंसी कितनी दी है आपको, 0.8, तो यहाँ रखो 0.8 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 डैश माइनस T1। आप जब वैल्यू रखेंगे, T2 की वैल्यू आपको पता है 462.3815 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाई T2 डैश आपको निकालना है और माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, सब कुछ दिया हुआ है बेटा, सब कुछ। आपको हर एक सवाल में सिर्फ टेम्परेचर निकालने हैं, आप टेम्परेचर निकालो, सब कुछ खत्म हो जाएगा अपने आप। यहाँ से आप T2 डैश की वैल्यू निकाल लो, T2 डैश की वैल्यू 0.8 में मल्टीप्लाई करके जब आप निकालेंगे, यू विल फाइंड दैट T2 डैश इज 502.98, 502.98 इतने केल्विन। T2 डैश आ गया। अब कौन सा पॉइंट बचा, अभी भी कोई पॉइंट बचा है क्या, जी हाँ बचा है, ये बचा है 4 डैश, तो 4 डैश की भी निकाल लो। इसे क्यों भैया, इसी के क्यों बुरे बन रहे हो तुम, 4 डैश का भी निकालो, 4 डैश, तो एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन की मदद से निकलेगा। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होगी, कम अपॉन ज्यादा, कम अपॉन ज्यादा। कम एफिशिएंसी कहां मिलेगी, कम एंथैल्पी ड्रॉप कब होगा, जब कम वर्क कहां मिलेगा, जब एक्चुअल वर्क होगा। कम वर्क कहां मिलेगा, जब एक्चुअल होगा। आइसेंट्रोपिक में तो ज्यादा मिलेगा, तो आइसेंट्रोपिक वर्क ज्यादा होगा तो वो नीचे आएगा, आइसेंट्रोपिक वर्क ज्यादा होगा तो वो नीचे आएगा, मतलब H3 माइनस H4, H3 माइनस H4 आएगा नीचे और H3 माइनस H4 डैश आएगा ऊपर। एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। इसी तरीके से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा T3 माइनस T4 डैश डिवाइडेड बाई T3 माइनस T4। और बड़े भाई यहीं से आपको वैल्यू मिलेगी, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.82 रखिए। बाकी सब वैल्यूज आपको पता है। T3 की वैल्यू दी हुई है आपको 310 माइनस T4 डैश की वैल्यू आपको निकालनी है अपॉन T3 की वैल्यू आपको दी हुई है 310 और T4 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है 210.134 और इक्वल्स टू में 0.82। मेरे भाई जब आप सोल्व करेंगे यू विल फाइंड दैट वैल्यू ऑफ T4 डैश कम्स आउट टू बी 220.729 इतने केल्विन। अब आपके पास सारे टेम्परेचर्स आ गए, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर आ गया। अब आप शहंशाह हो। अभी तक देख रहे हो आप, हमने क्या करा है, हर एक सवाल में सिर्फ हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकाला है। जितने पॉइंट आपके बनते जा रहे हैं उन सब पॉइंट्स पे टेम्परेचर निकाल दो, आपका सवाल सॉल्व हो गया। देखने में क्या लग रहा है भाई, कितना बड़ा सवाल है, भैया कुछ नहीं करना, टेम्परेचर निकालना है। एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कराया सिर्फ सारे सवाल सॉल्व करने में, इस फॉर्मूले का, बस एक फॉर्मूला याद कराया मैंने आपको, कोई फॉर्मूला याद कराने के लिए कहा बाकी। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है हमको, देखिए T2 डैश हमें पता चल गया, 1 की वैल्यू हमारे पास है, Cp हमें पता है, हमारे पास रह गया मास ऑफ एयर। भाई हमें तो पावर निकालनी है ना, अल्टीमेटली पावर ऑफ कंप्रेशन। तो मास की वैल्यू रहेगी, मास की वैल्यू कहां से निकलेगी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से क्या होती है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ एयर इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और बड़े भाई मास ऑफ एयर इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है बताइए। जब हमने कहा कंप्रेसर वर्क कितना है एक्चुअल वाला, तो भाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी तो एक्चुअली होगा। एक्चुअली जो ये हवा कंप्रेस हुई वो यहां से लेके यहां तक हुई, तो हमने कहा कि ठीक है एक्चुअल प्रोसेस ये है तो इसका कंप्रेसर वर्क लो। ऐसे ही जब ये एक्सपेंड हो रही है, जब हवा एक्सपेंड हो रही है तो भैया एक्चुअल प्रोसेस 3 to 4 डैश होगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट
4 से 1 तक मिलेगा, 4 से 1 तक मिलेगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वुड बी मास ऑफ एयर इंटू H4 डैश H1 माइनस H4 डैश, H1 माइनस H4 डैश, H1 माइनस H4 डैश। एक सेकंड दोबारा ही लिख देता हूँ बेटा, H1 माइनस H4 डैश, और मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा मास ऑफ एयर इंटू Cp इंटू T1 माइनस T4 डैश। एंथैल्पी होती है Cp इंटू T, ठीक है, Cp इंटू T। बस अब क्या करना है, वैल्यू रखो, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू रखो बेटा। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी है 175 पॉइंट, ये आपने किलोवाट में कन्वर्ट कर रखी है पहले, 0.835 इज इक्वल्स टू मास ऑफ एयर, ये हमें निकालना है, ये आएगा 1.005 Cp की वैल्यू, और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 इज 300 माइनस T4 डैश की वैल्यू 220.729। निकालिए मास ऑफ एयर, निकालिए मास ऑफ एयर कितना आएगा, यहाँ से Ma की वैल्यू आप जब निकालेंगे यू विल फाइंड 2.218 इतने kg पर सेकेंड, इतने kg पर सेकेंड। माय फ्रेंड नाउ यू आर एलिजिबल टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, पुट ऑल वैल्यूज इन वन, तो P में आप जब वैल्यू रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या रखेंगे M में, तो 2.218 वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस हमारा फाइनल आंसर। Cp इज 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, और टेम्परेचर इज T2 डैश कितना आया मेरे भाई, T2 डैश कहाँ निकाला बोरा, 502.98 एंड माइनस T1 इज 300, कितने केल्विन। देखिए इस केल्विन से केल्विन कट गया, इस केजी से केजी कट गया, तो किलो जूल पर सेकंड बचा, मतलब किलोवाट में आंसर आएगा, एंड दिस आंसर वुड बी 452.48 किलोवाट आंसर। ठीक है बेटा, नेट 10 मिनट लगे हमें इस सवाल को सोल्व करने में, वो भी समझा के। कॉपी पे करने बैठोगे ना रेल बांध दोगे, 3 से 4 मिनट का सवाल है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, बेल कोलमैन साइकिल दी थी, बेल कोलमैन साइकिल बनाई, लिमिट्स दी थी, प्रेशर हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, और टेम्परेचर दिया था इनलेट पे और एग्जिट पे, इनलेट पे कंप्रेसर के और इनलेट पे टरबाइन के, T1 और T3 पे, वो लिख लिया। जब भी आपको सवाल में रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लिखा हुआ दिखे, आपको समझ जाना चाहिए कि आपसे वो मास ऑफ एयर निकलवाएगा ही निकलवाएगा। ठीक है, कूलिंग रेट, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये सब वर्ड लिखे हुए दिखे तो आपसे वो कुल मिला के मास ऑफ एयर निकलवाना चाहता है। ठीक है, समझ जाना चाहिए आपको। उसने कहा पावर इनपुट निकालो कंप्रेसर का, अगर वर्क इनपुट पूछता तो वर्क इनपुट होता सिर्फ इतना, H2 डैश माइनस H1। क्यों, वर्क कहाँ हो रहा है, यहां से लेके यहां तक का। अच्छा, डैश क्यों लिया, क्योंकि उसने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज दी हैं। अगर वो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज नहीं देता तो हम कहते हैं कि ठीक है परफेक्टली आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन उसने एफिशिएंसीज दे दी तो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। मतलब वो चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि हम एक्चुअल पॉइंट्स पे एक्चुअल कंप्रेशन वर्क और एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालें। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो हमने ये भी लिख लिया था। इसके फॉर्मूलेज मैंने आपको पीछे लिखाए हुए हैं, देखिए 1 से छोटी हैं दोनों संख्याएं, मतलब कम अपॉन ज्यादा, नीचे वाली संख्या ज्यादा आएगी। क्या ज्यादा, एंथैल्पी ड्रॉप। एंथैल्पी ड्रॉप आइसेंट्रोपिक रास्ते से जाने पे ज्यादा होगा कि इधर से जाने पे ज्यादा होगा। बेटा डायग्राम जब आप ऐसा बनाओगे ना, डायग्राम देख के पता चल रहा है, बताओ ज्यादा कौन सा दिख रहा है, ज्यादा ये वाला दिख रहा है कि ये वाला ज्यादा दिख रहा है। तो एक्चुअल वर्क ज्यादा देना पड़ेगा, आइसेंट्रोपिक हमेशा आइडियल केस होता है। मतलब अगर हम वर्क दे रहे हैं, कंप्रेसर को वर्क देने की बात है, तो हम चाहेंगे कि वो आइसेंट्रोपिक हो जिससे मिनिमम वर्क देना पड़े, और अगर ले रहे हैं वर्क एक्सपेंडर से, टरबाइन से, तो हम चाहेंगे कि एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक हो जिससे मैक्सिमम वर्क मिले। हमारा फायदा होता है आइसेंट्रोपिक में, हमेशा ऐसे करके याद कर लो, आइसेंट्रोपिक हमारे फायदे के लिए है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा तो हमें वर्क ज्यादा मिलेगा और वर्क कम देना पड़ेगा। तो कम अपॉन ज्यादा, कंप्रेसर के लिए कम अपॉन ज्यादा, ज्यादा वर्क कौन सा है, ज्यादा वर्क देना पड़ेगा हमें अगर हम एक्चुअल प्रोसेस से जाएंगे। तो नीचे आएगा एक्चुअल वाला प्रोसेस, कहां गया, ये रहा एक्चुअल वाला।
आइसेंट्रोपिक मतलब कम वर्क, कम अपॉन ज्यादा, कम कौन सा होगा H2 माइनस H1 अपॉन में ज्यादा कौन सा होगा H2 डैश माइनस H1, वो याद रख दिया। सीपी की फॉर्म में रखा, टेम्परेचर निकाल दिया। सबसे पहले हर एक साइकिल में हमने प्रोसेस में हमने टेम्परेचर ही निकाला है। नेक्स्ट टरबाइन, टरबाइन में भी कम अपॉन ज्यादा, ज्यादा वर्क कौन सा मिलेगा, मैंने कहा आइसेंट्रोपिक हमारे फायदे की चीज है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमेशा ज्यादा वर्क देगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ज्यादा वर्क देगा और कम वर्क लेगा। टरबाइन है तो हमें वर्क मिल रहा है तो कम अपॉन ज्यादा, ज्यादा वर्क कहाँ मिलेगा, ज्यादा वर्क मिलेगा आइसेंट्रोपिक में, तो अपॉन में आएगा आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप कौन सा है 3 to 4, ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एक्चुअल कौन सा है 3 to 4 डैश, तो एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक। यहां से हमने T4 डैश की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकले भैया हमारा काम हो गया, टेम्परेचर निकलती तो मौज आ गई हमारी, अब तो आप हमसे कुछ भी पूछ लो। ठीक है, ये सवाल भी होता है कंप्लीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बेटा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना, ये आपके नोट्स में मैंने कराया हुआ है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अपने आप। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला हुआ है ये वाला क्वेश्चन स्पेशली, इसे आप अपने आप करके देखना बेटा। नोट्स में है, नोट्स में बिना देखे एक बार पीछे के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनकी हेल्प से आप इसको करके देखना, आसानी से हो जाएगा। बेल कोलमैन साइकिल दिया है, सबसे पहले डायग्राम बनाना। एयर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर ऑफ द कंप्रेसर फ्रॉम ए कोल्ड चैम्बर। ये कंप्रेसर का प्रेशर दिया है, कंप्रेसर के एंट्री का प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर दिया है 1 बार, देखो डिलीवर ड्रॉन इनटू द सिलेंडर ऑफ कंप्रेसर, मतलब सिलेंडर के अंदर जहां से वो एंट्री ले रही है कंप्रेसर के अंदर, ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। आफ्टर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन टू 5 बार, मतलब हायर प्रेशर दे दिया, हायर प्रेशर दे दिया 5 बार। द एयर इज कूल्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू द टेम्परेचर ऑफ, टू द टेम्परेचर ऑफ बेटा ये ना 170 के बजाय 17 डिग्री सेल्सियस है, 17 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया आपने उसे। कहां पे ठंडा कर रहे हैं, 2 से 3 तक ठंडा होता है, तो मतलब पॉइंट नंबर 3 पे टेम्परेचर दे दिया। एंड और बेटा ये भी ना, ये भी -3 डिग्री सेल्सियस होगा, -3 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये देखो 10 नंबर का सवाल है, पिछले साल ही आया हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस, ये 30 नहीं है, -3 डिग्री सेल्सियस है, और ये 17 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री को गलत लिख दिया। आफ्टर सब्सिक्वेंट पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन, मजा आ गया। कंप्रेशन दिया है आइसेंट्रोपिक और एक्सपेंशन दिया है पॉलीट्रोपिक। हमने ऐसा सवाल करा है अभी पीछे। ठीक है, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन, बस क्या करोगे आप, जब फॉर्मूला लगाओगे टेम्परेचर निकालने वाला P हायर अपॉन P लोअर वाला, वहां पे गामा की जगह n रख दोगे, और n की वैल्यू कितनी है 1.25, बस यही चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। 1.25 टू 1 बार, मतलब लास्ट प्रेशर भी 1 बार है। P1 इज इक्वल टू P4, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, P1 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू 1 बार। एंड इसको हम किसको में कर लेंगे, पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁵ से मल्टीप्लाई करके। उसी तरह P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू होता है हमारा, कितना दिया है बेटा 5 बार, 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, इनलेट टेम्परेचर कितना दिया है T1 पे -3 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में रखेंगे तो 273 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 270 केल्विन। और हमें T3 दिया है, T3 कितना दिया है बेटा 17 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 17 जमा 273 केल्विन, विच विल कम आउट टू बी 290 केल्विन। बस इतना ही दिया है। एक्सपेंशन दिया है पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन मेरे भाई, बस एक्सपेंशन में आप ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू 1.25 रख दो। जो आप फॉर्मूला लगाते हो ना ये वाला, जो आप फॉर्मूला लगाते हो ये वाला, इसमें जब आप एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए मतलब 3 to 4 के लिए जब टेम्परेचर निकालोगे तो यहाँ पे n-1/n कर देना। ठीक है, n-1/n कर देना, बस इतना ध्यान रखना है। और आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे। आप क्या निकालना है, डिटरमाइन द यूनिट मास फ्लो रेट फॉर द यूनिट मास फ्लो रेट ऑफ एयर। यूनिट मास फ्लो रेट का मतलब है सब कुछ आपको किलो जूल पर केजी में निकालना है। और भैया वो तो हम देख के समझ भी गए, कहीं पे इसमें TR शब्द का इस्तेमाल किया है क्या, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दी है क्या, नहीं दी, मतलब हम किलो जूल पर केजी में निकालेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है, वर्क एक्सपेंडेड मतलब एक्सपेंशन वर्क, एक्सपेंशन वर्क H3 - H2। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है H1 - H4, सॉरी एक्सपेंडेड वर्क निकालना है H3 - H4। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है, RE क्या होगा हमारा, RE होगा H1 - H4 हमारे डायग्राम के हिसाब से। एक्सपेंशन वर्क क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन वर्क
एक्सपेंशन वर्क कहाँ से होता है 3 से 4 तक, तो H3 माइनस H4। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट के लिए COP निकालनी है। COP हो जाएगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W नेट, नेटवर्क। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, पहले पार्ट में निकाल लिया आपने, H1 माइनस H4। और W नेट क्या होगा, कंप्रेसर माइनस एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क आप निकाल चुके हो, कंप्रेसर वर्क कहां से आ जाएगा, कंप्रेसर वर्क आ जाएगा आपका H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई कंप्रेशन कहां से कहां तक होगा 2 से 1 तक। बेटा बस इतना करना है आपको, है ना। आप इसको जब CP की फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। बस टेम्परेचर निकाल लो, हर एक पॉइंट पे आपका आंसर आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं डायग्राम बनाइए, टेम्परेचर निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया बेटा। नेक्स्ट सवाल जो आता है, नेक्स्ट सवाल इन एन ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। हाँ बेटा ये कराना है मुझे, ये सवाल मुझे कराना है, ओपन एयर वाला ना। ये 10 नंबर में आया है, ये 10 नंबर में आया हुआ है, लगभग सिमिलर है, कुछ इसमें अलग नहीं है। ठीक है, इसके साथ बेल कोलमैन साइकिल के हमारे सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा बूट स्ट्रैप का, वो थोड़ा बड़ा है, वो अकेला ही लगभग 30-35 मिनट लेगा समझाने के लिए, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बूट स्ट्रैप साइकिल को। ये वाला न्यूमेरिकल मैं करा देता हूं, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल मैं ऐड कर दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। ठीक है, चलिए। इन एन ओपन एयर रेफ्रिजरेशन मशीन, ओपन, ओपन का क्या मतलब है, घूम के वापस नहीं जा रही है, बस यही इसमें ट्रिक थी, एयर घूम के वापस नहीं जा रही। जब मैं TS डायग्राम बनाऊंगा बेटा, TS डायग्राम बनाऊंगा मतलब कंप्रेशन हुआ 1 से 2, कंप्रेशन हुआ, हीट रिजेक्शन हुआ, और एयर यहां तक आई, लेकिन वो वापस नहीं गई। स्टैंडर्ड बेल कोलमैन साइकिल नहीं है, बस यही ट्रिक थी इसमें। ठीक है, ओपन रेफ्रिजरेशन मशीन, एयर इज ड्रॉन फ्रॉम ए कोल्ड चैम्बर एट -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, 0.1 की हमें दी है, 0.1 पे टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर एट 0.1, ड्रोन मतलब खींची गई, कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। इसको अपन फटाफट कर लेते हैं कन्वर्ट केल्विन में, कितना आ जाएगा भाई 271 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर कितना दिया है बेटा, प्रेशर दिया है हमें 1 बार, 1 बार प्रेशर दिया है, मतलब 1 × 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। इट इज एंड इट इज कंप्रेस्ड टू 11 बार, 11 बार प्रेशर दिया, ये हमारा P लोअर हो गया, P लोअर। ठीक है, P हायर कितना दिया है, कंप्रेशन P2, और यही इक्वल होगा P3 के, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तीनों का। कितना होगा मेरे भाई 11 बार, 11 बार। अगर मैं इसको पास्कल में कर लूं तो 11 × 10⁵ पास्कल। इट इज कूल्ड एट दिस प्रेशर टू द कूलर टेम्परेचर, यहां से यहां तक कंप्रेशन किया, उसके बाद कूल करा कहां तक 20 डिग्री सेल्सियस तक। भैया T3 दे दिया हमें, मैंने आपको कहा था बेटा, अब तक आपको याद भी हो गया होगा, T3 हमको दिया ही दिया रहता है हर सवाल में, T3 और T1। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 293 केल्विन। एंड देन एक्सपेंडेड इन एक्सपेंशन सिलेंडर एंड रिटर्न टू कोल्ड रूम। देखिए रूम में भेज दिया हमने, कहा यहां नहीं भेजा वापस, रूम में भेज दिया। एंड देन एक्सपेंडेड इन एक्सपेंशन सिलेंडर एंड रिटर्न टू कोल्ड रूम। ठीक है, द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक है, बहुत खुशी की बात है भैया। एंड फॉलोज लॉ PV की पावर 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV की पावर 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है, ये गामा की वैल्यू दी है हमें, ये गामा की वैल्यू दी है, और CP की वैल्यू एयर के लिए हमें पता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है बेटा, किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। क्या निकालना है, थ्योरेटिकल COP, स्केच दी PV एंड TS डायग्राम। सबसे पहला काम तो ये है PV एंड TS डायग्राम। बेटा TS हमने बना दिया, हम जब PV डायग्राम बनाने जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में भी PV डायग्राम पूछा गया था। सबसे पहले होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 0.122, देन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, एंड देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये लो, ये हो गया PV डायग्राम और ये हो गया TS डायग्राम, वही है जो मैंने आपको बनवा रखे हैं क्लास में। फॉर ए रेफ्रिजरेशन ऑफ 15 टन्स, आओ भैया आ जाओ, 15 टन्स, 15 टन्स का मतलब है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी।
15 टन। टन टन को कन्वर्ट करो मन में, मतलब 1.567 किलोवाट में, और जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 52.75 किलोवाट। टन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा भैया कि इसमें ना हमें मास की जरूरत पड़ेगी जरूर, ये मास निकलवाएगा कहीं ना कहीं, देख लेना आप। तरीका हम वही अपनाएंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम इसके फंदे में नहीं फंसेंगे, हम टेम्परेचर निकालेंगे हर एक पॉइंट पे। थियोरेटिकल सीओपी, रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर आ गया ना, रेट ऑफ सर्कुलेशन केजी पर मिनट, मतलब वो चाहता है कि हम उसे बताएं कि भैया कितना मास फ्लो हो रहा है अंदर। एंड पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर मिनट इन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, अभी बताएंगे बेटा, अभी बताएंगे तुम्हें। देखो सबसे पहले निकालेंगे टेम्परेचर हर एक पॉइंट पे। 1 2 3 4, 1 और 3 का में दिया है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दिए हैं, अपना वाला फंडा लगाऊं, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2, T2 बटे T1 इज इक्वल्स टू P2 बटे P1 की पावर, बेटा मैं सीधा लिख रहा हूँ 1.4, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, T2 की वैल्यू T1 में करिए 271 इंटू 11 बटे 11 अपॉन में क्या आएगा 1, 11 इंटू 10 टू की पावर 5 अपॉन 1 इंटू 10 टू की पावर 5 की पावर 0.4 बटे 1.4, 10 टू की पावर 5 कट गया। T2 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ से आ गई, T2 की वैल्यू आपकी आएगी 537.66, 537.66 केल्विन, 0.66 केल्विन, ठीक है। प्रोसेस 2 to 3 के लिए करिए, टेम्परेचर निकालिए फटाफट। 2 to 3 का तो आपको पता है, सॉरी, प्रोसेस करिए आप 3 to 4 के लिए। प्रोसेस 3 to 4 के लिए T3 बटे T4 इज इक्वल्स टू P3 बटे P4 की पावर 0.4 बटे 1.4, भाई मैं माइनस करके लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। तो T3 की वैल्यू आपको पता है, T3 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से आप जब सोल्व करेंगे T3 की वैल्यू कितनी है 293 डिवाइडेड बाई T4 कम्स आउट टू बी 11 इंटू 10 टू की पावर 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 टू की पावर 5 की पावर 0.4 डिवाइड बाई 1.4। सो यू विल फाइंड दैट T4 की वैल्यू आएगी, T4 कम्स आउट टू बी 147.68 केल्विन, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर पता चल गया, अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता दोगे, आपका राज है मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया, आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आप सब कुछ बता दोगे, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर आपके पास आ गया, ठीक है। क्या पूछा है सबसे पहले, थियोरेटिकल सीओपी, बताओ बेटा सीओपी क्या होती है। सीओपी क्या होती है, सीओपी हमारी होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन नेटवर्क, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है हमारा, H1 माइनस H4, भाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ से लेके यहीं तक तो मिल रहा है H1 माइनस H4, और ये क्या है कंप्रेसर वर्क H2 माइनस H1 माइनस एक्सपेंशन वर्क क्या है H3 माइनस H4। T की फॉर्म में लिखूंगा तो T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। बेटा सब वैल्यूज आपको पता है, आप जब इसमें वैल्यू रखोगे तो सीओपी की वैल्यू आएगी 1.016 आपने निकाल ली है सारी वैल्यूज, ठीक है। आप चीते बन गए हो, आप आपसे कुछ भी पूछ रहे सब चीजों का जवाब दे दोगे, घबराना बंद कर दिया आपने इन सवालों से, अब आपको डर नहीं लगता ऐसे बड़े बड़े सवाल देख के। रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर, अरे हाँ बेटे तुझे देखते हैं, एक फॉर्मूला हमें पता है बड़ा सुंदर सा कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू मास ऑफ एयर, और मास ऑफ एयर ही हमें निकालना है, तो मास ऑफ एयर आ जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी है 52.75 किलोवाट डिवाइडेड बाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है बेटा H1 माइनस H4, सो MA इज इक्वल्स टू 52.75। अब बेटा किसी ने ये पूछा ना कि यहाँ पे CP कहाँ गया, थप्पड़ मार दूंगा मैं, CP कॉमन लेके कट गया, यहाँ पे आपको CP लिखना पड़ेगा, CP इंटू T1 माइनस T4, ठीक है। और ये है किलोवाट में, जानबूझ के लिख रहा हूँ किलोवाट में, ये आएगा केल्विन में, ठीक है। चलिए आगे करिए, मास ऑफ एयर इज इक्वल्स टू आ गया बेटा 52.75 किलोवाट को क्या मैं किलो जूल पर सेकंड लिख सकता हूँ, किलो जूल पर सेकंड, आप इतनी अनुमति देंगे मुझे। 1.005 ये होता है किलो जूल पर केजी केल्विन इंटू
T1 की वैल्यू बेटा आपको पता है, T1 की वैल्यू इज 271 माइनस T4 की वैल्यू इज 147.68, 147.68 इतना केल्विन। इस केल्विन से केल्विन कट गया, इस किलो जूल से किलो जूल कट गया। आपको फाइनल आंसर ये जो मिलेगा ना, ये मेरे भाई मिलेगा आपको किलो जूल पर सेकंड में, केजी पर सेकंड में, सॉरी केजी पर सेकंड में मिलेगा। कितना केजी पर सेकंड आएगा? ये आएगा आपका 0.4256 इतना केजी पर सेकंड। क्या आपसे केजी पर सेकंड में पूछा है क्या? कॉपी चेक करने वाला मास्टर ध्यान नहीं देता इतना, बेटे वो काट देगा नंबर इन केजी पर मिनट। केजी पर मिनट के लिए क्या होगा? 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा कर दो इसकी 0.4256। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 केजी पर मिनट। कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25.53 केजी पर मिनट। कंपीटिटिव एग्जाम में यहाँ पे गलतियां होती हैं, क्वेश्चन को बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता कि किसमें पूछा गया था। ठीक है, ये आ गया, चीते हो गए। अब आप नंबर 3 क्या पूछा है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर मिनट इन कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या है? कितना वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिला, 1 में कितना वॉल्यूम मिला और 3 पे कितना वॉल्यूम मिला। बेटा ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था। P1 V1 इज इक्वल्स टू MR P1। P1 कितना है? 1 × 10⁵। V1 कितना है? V1 हमें निकालना है। M कितना आया हमारा? M कितना आया यहाँ पे रखो, किलो जूल पर मिनट में निकाल दो। चलो 25.33 इंटू R की वैल्यू 287 इंटू T1 की वैल्यू मेरे भाई, T1 की वैल्यू इज 271। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट दैट V1 इज इक्वल्स टू आ गया 19.8 मीटर क्यूब पर मिनट, 19.8 मीटर क्यूब पर मिनट। इतना वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। V1 पे कितना है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर मिनट कि पिस्टन कितना हिल रहा है वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक्सपेंडर की, एक्सपेंडर के लिए फॉर्मूला हमने निकाला था V1/T1 इज इक्वल टू V4/T4। यहाँ से आप V4 की वैल्यू निकाल देना जो आएगी, आप सारी वैल्यूज जानते हैं। V4 की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगी 10.8। ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत ही रेयर केस में। ठीक है बेटा, अब आपके ये बेल कोलमैन साइकिल के न्यूमेरिकल हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं बेल कोलमैन साइकिल के न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। नाउ आई विल डायरेक्टली मूव टू बूटस्ट्रैप साइकिल। वहां का एक क्वेश्चन है जो आपकी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर में। बूटस्ट्रैप का न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा और उसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक आधे घंटे की क्लास और लगेगी आपकी। आई होप आपको समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल्स। मैंने पूरी डिटेल में समझाया बेटा, पूरा कोशिश करिए समझाने की। आप ऐसी फॉर्मूला शीट हर एक यूनिट के लिए बना के रखें जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और क्वेश्चन देख के डर ना लगे। कभी कभी थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हम थ्योरी को याद करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। बेटा थ्योरी से आसान न्यूमेरिकल होते हैं। आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी ना, न्यूमेरिकल तो चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा है वो अभी कैसे करें हैं। बेल कोलमैन साइकिल में हमें कुछ नहीं करना, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है और हमें प्रोसेसेस हमें पता है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, और इस यूनिट को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।